नमस्ते। न्यूज़ नेशन डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं सौरभ, और आज हम आपसे तीन न्यूज़ या कहें या तीन ऐसे अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल तो पहला है रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी बातचीत हुई, जो फैसला सुनाया गया या फिर जो भी कहा गया। एक तो वो, दूसरा जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ मची थी 2 दिन पहले, आरपीएफ की रिपोर्ट उस पर आई है, उसमें क्या क्या बोला गया है हम उस पर बात करेंगे। और साथ साथ एक और भी चीज़ है, अब बक्सर से लेकर प्रयागराज तक कुछ सफ़र है, उसके बारे में बात हुई है। तो सौरभ, सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि जो रणबीर इलाहाबादिया से जुड़ा, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा, जो स्टेटमेंट दिया गया है, आप पहले हमें, हमारे दर्शकों को वो बता दीजिए, और साथ साथ ये भी बताइए कि अगला स्टेप क्या होने वाला है। क्या इसके ऊपर कुछ और भी जो ज़्यादा बहस चलेगी, या अभी ये थोड़े दिन के बाद ये क्या लग रहा है कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि किस तरह से आगे की प्रक्रिया हो सकती है। देखिए, इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को बोला है कि पहली बात तो ये बोला है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके खिलाफ आप कोई केस नहीं दर्ज कर सकते। दूसरा ये है कि आपको अब देश नहीं छोड़ना है, आपका ना पासपोर्ट, जो रणवीर इलाहाबादिया और जो इनके सहयोगी लोग हैं उनको अपना पासपोर्ट जो पुणे थाना है वहाँ पे जमा कराना होगा, और बिना कोर्ट के आदेश के ये देश नहीं छोड़ सकते हैं। तीसरा ये है कि इन लोगों के साथ में जो अभी तक की इन्होंने इनके जो वकील हैं रणवीर इलाहाबादिया के, जो सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उनके बेटे जो अभिनव चंद्रचूड़ हैं, वो इनके तरफ से केस लड़ रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से। तो उन्होंने बोला भी ये चीज़ें कि जैसे आपने बोला कि हमें बोला गया कि हमारी जीभ काट दी जाएगी, इस तरह की धमकी, मतलब थ्रेटनिंग मिल रहा है। तो कोर्ट ने उनको बोला कि जैसे आपने जो चीज़ें भाषा कही है, ये उसका रिप्लाई हो सकता है, इसका मतलब नहीं कोई ऐसा एक्ट करने जा रहा है। सस्ता प्रचार हाँ, इस्तेमाल किया इसका और उन्होंने ये बोला भी कि आपके जो आपने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, इससे पता चलता है आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इस तरीके की। मतलब काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हालांकि उनको राहत ये दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जो एक केस दर्ज है उसी पर सुनवाई होगी। उसके अलावा और भी कोई अगर केस दर्ज होता है तो उसके आधार पर भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तीसरी चौथी बात जो ये है कि इन लोगों को फिजिकली अपेयर होना पड़ेगा कोर्ट में। अभी क्या देखा जा रहा है कि समय रहना अभी देश में नहीं है, बाहर है, तो उनको भी यहाँ आना पड़ेगा। रणवीर इलाहाबादिया भी अभी तक की वीसी के जरिए चाहते थे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम जुड़ें और वहाँ पे हमारी चर्चा हो जाए, लेकिन अब वहाँ पे आएंगे। कोर्ट ने एक और फटकार लगाया कि आप हर जगह पे अपने वकील को लेकर के जा रहे हैं, जो कि तरीका नहीं सही है। ये तरीका कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आपके पास पैसे का है या रुतबा है, तो इस तरीके से आप एक बड़ा वकील ले जाकर हर मामले को हैंडल कर रहे हैं, या आप विक्टिम से मिलने जा रहे हैं, पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं, जो भी चीज़ें होता है, तो वहाँ पे वकील का होना तरीका सही नहीं है। इस पर भी उनको फटकार लगाई कि आप यहाँ पे आइए, जिस तरीके से बात होती है, क्योंकि एक सामाजिक मर्यादा है, ये कोई ऐसा कानून नहीं है। क्योंकि आज़ादी एक अलग बात हो गई, क्योंकि ये बात हमेशा कही जाती है कि हर व्यक्ति की आज़ादी, वो कैसा बोलना है या वो क्या चीज़ कह सकता है। तो कोर्ट का कहना है कि एक सामाजिक पैरामीटर है कि जिस पे हम लोग तय करते हैं कि क्या चीज़ें कहनी है, क्या चीज़ें नहीं कहनी है। तो जिस तरीके से आपने बोला है, तो कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आपकी जो ये और अभिभावक हैं और लोगों के पेरेंट्स हैं, इन बातों को सुनकर उनको शर्मिंदगी होगी, शर्मिंदगी महसूस होगी। इस आधार पर इसकी जाँच होगी और सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है इस मामले में अभी तक कि इन लोगों को मना कर दिया गया कि और कोई भी इनको जो है उस पर कोई कंटेंट और नहीं जाएगा। इनके जो भी यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे वो रणवीर इलाहाबादिया के हों, कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। मतलब अभी वो जहाँ पर है वहाँ रुके रहेंगे जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। ये तो बात हो गई रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े जो भी सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। अब हम बात करने जा रहे हैं आरपीएफ रिपोर्ट। तो आप सबको पता है कि 15 की रात को, या तड़के कह सकते हैं इसको, 15 की रात को ही हुआ है, क्योंकि 8:45 के आसपास जो भी रिपोर्ट वहाँ उस समय भगदड़ मची, उसके बारे में आरपीएफ की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या 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 कहा गया है? देखिए, आरपीएफ की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया है कि जो ये भगदड़ मची थी उसकी वजह ये थी कि जब प्लेटफार्म चेंज किया गया। पहले क्या था, जो प्रयागराज जाने के लिए जो ट्रेन जाने वाली थी वो प्लेटफार्म नंबर 12 से जाने वाली थी। तो 12, 13, 14 पे जो यात्री थे, मतलब कि अभी आ ही रहे होंगे, कुछ यात्री 12 पहुंच चुके होंगे, कुछ 13 पर होंगे, कुछ 14 पर होंगे, तभी अनाउंसमेंट होती है कि जो ट्रेन है अब वो शायद प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। तो सारे यात्री अचानक से 16 की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इस दरमियान में कुछ यात्री आने जाने में आपस में धक्का मुक्की लड़ते हैं, और कुछ यात्री गिर जाते हैं, जिनको कुचलते हुए भीड़ चली जाती है, जिससे ये हादसा हुआ। और उसमें जो संख्या अभी बताई जा रही है रिपोर्ट में, वो 20 का दावा किया जा रहा है। तो एक बात यह है कि अगर ये अनाउंसमेंट होता है, 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी, तो अचानक से क्या रेलवे की तरफ से ऐसा कोई टाइमिंग अनाउंसमेंट में, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट जो रिपोर्ट में कहता, तो अनाउंसमेंट में कोई ना कोई फॉल्ट है, कि अगर ऐसा तो नहीं था कि ट्रेन आई तुरंत लगी और तुरंत चल देगी, तो इस तरह की भगदड़ मची क्यों। और सिक्योरिटी को लेकर के भी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कि क्या सिक्योरिटी पर्याप्त नहीं था, जब आपको पता था कि प्रयागराज जाने के लिए इस वक्त हर जगह पे आप देखिए हादसा हो भी गया है, लेकिन अभी देखिए आप
आसनसोल से या पटना से या फिर कहीं पे ऐसी जगह से ऐसे विजुअल आ रहे हैं, ऐसे तस्वीरें आ रही है जहाँ पे भीड़ इस तरीके से दिख रहा है, लग रहा है कि कोई डबल डेकर ट्रेनें चल रही हों। भीड़ भी ऐसे चल रहा है, एक के ऊपर एक जलते हुए दिख रहे हैं। और ट्रेनों में इस तरीके से भीड़ है कि जिनका रिजर्वेशन है वो ट्रेन के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं, जो अंदर से लोग हैं। इसमें जनता के साथ भी थोड़ी सी उनकी भी लापरवाही है कि पब्लिक भी अपने तरीके से इनिशिएट नहीं करती किसी चीज़ को लेकर के। वो अफवाहों को लेकर क्या कोई खबर होती है उन चीज़ों को तुरंत इंटरेक्ट करने लगती है कि हाँ उस पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म बदलता है। जनरली क्या होता है कि जब भी ऐसी अनाउंसमेंट होती है कि हम प्लेटफॉर्म चेंज होती है तो बाकायदा समय होता है, और ट्रेन चलाने वाला भी एक ड्राइवर होता है और उसके मैनेजमेंट करने वाले भी लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा अगर पब्लिक दौड़ रही है और ट्रेन चलने लगेगी या उनके ऊपर चढ़ा के निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों के अंदर समझ है या पूरी तरह से डिपेंडेंसी है कि सुरक्षा बल ही हमें कहेगा, या फिर समझिए भेड़ चाल जैसी होती है कि हमें कोई लाठी लेके खड़ा होगा तभी हम सिमेट्रिकली चलेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं चलेंगे। तो जनता जितनी जिम्मेदार सरकार है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार जनता भी है, क्योंकि जनता जिस तरीके से आतुर होकर निकल रही है, रिजर्वेशन नहीं है बिना, आप देखिए ऐसे लोगों की तस्वीरें सामने आई हमारे पास में, ऐसे लोग भी जा रहे हैं जिनको ना ट्रेन में रिजर्वेशन है ना कुछ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती वहाँ पहुँच रहे हैं कि हमें जाना है, कैसे भी हमें पहुँचना है। तो इस तरीके का जो मतलब हौसला है, तो ये थोड़ा सा मतलब दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, चाहे वो सरकार हो चाहे जनता हो, दोनों को जिम्मेदारी समझनी होगी। नहीं तो जिस तरीके से भगदड़ आती मचती है, जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं, उसे रोकना मुझे लगता है कि किसी के लिए बहुत असंभव सा हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक को अपना एक माइंड मेकअप बनाना होगा, उसे भी अपने डिसिप्लिन को जानना होगा कि उसकी क्या दायरा है, कि जितना रिजर्वेशन है या फिर आप ट्रेन आने वाली होती है, आप देखिए अक्सर ये होता है कि अभी तो आपको अपडेट ही मिलती है कि ट्रेन कितने देर में आने वाली है, कितने देर में निकलने वाली है, लेकिन क्या होता है कि पैसेंजर्स ट्रेन उनकी आने वाली है दोपहर में 2 बजे और सुबह 8 बजे से पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। तो ये गैदरिंग जो बढ़ाते हैं ना, भीड़ बढ़ाते हैं, उसकी भी एक और चीज़ है, प्लेटफॉर्म टिकट भी अब नहीं मिल रहा है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लस बहुत सारे स्टेशन हैं, वहाँ पे बोल दिया गया है कि अब जो प्लेटफॉर्म टिकट होता था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रशासन का ये भी कहना है कि जैसे मान लो कि 2 आदमी जा रहे हैं तो उनको छोड़ने के लिए 5 लोग हुजूम आ रहे हैं, उसकी वजह से भी भीड़ बढ़ रही है, तो अब वो रद्द कर दिया गया कि कहीं भी इशू नहीं किया जाएगा ये प्लेटफॉर्म टिकट। साथ साथ चलिए, ये तो बात हुई कि अब लोग जा रहे हैं प्रयागराज के लिए ही है सारा कुछ, लेकिन इससे भी इसी से जुड़ा एक और भी है, लेकिन थोड़ा वो इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि बक्सर के 8 दोस्त, वो लोग मिलकर उन्होंने प्लानिंग किया कि उन्हें जाना है प्रयागराज। वो सब मछुआरे ही थे और वो एक बोट लेते हैं, उन्हीं की बोट है, उसमें 8 लोग बैठते हैं और 11 तारीख को सुबह लगभग 7 से 8 बजे सुबह वो निकलते हैं और 15 की शाम तक वो वापस भी लौट जाते हैं। बहुत सारे फुटेजेस आए हैं और इससे ये पता चला है कि वो क्या क्या सामान लेके चले हैं, ये जरूर बताइए। हाँ, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब वो एक मतलब ये 8 जो है उसमें से 7 तो बिहार से हैं, बक्सर से ही हैं, एक उसमें से यूपी बलिया का है। ये सारे मल्लाह हैं। और इन लोगों ने जब खबरें सुनी कि लगातार जाम की खबरें आ रही हैं, प्लेटफॉर्म फुल है, बस अड्डे फुल है, सब कुछ फुल है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि हम लोग पानी के रास्ते चलते हैं, सीधा संगम वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि गंगा तो पूरी वहाँ तक गई हैं। तो उन लोग अपना एक बोट, क्योंकि उनके पास बोट है पहले से, उन्होंने अपना एक बोट लेते हैं, उसमें एक डबल इंजन लगाते हैं। एक इंजन होता है, एक इंजन और लगाते हैं कि रिजर्व के लिए, कि अगर कहीं बीच में ख़राब हो तो दूसरा इंजन काम करे। साथ में वो अपने खाने का सामान उस पर रख लेते हैं, 20 लीटर पेट्रोल तकरीबन रख लेते हैं, और इन सब सिलेंडर रख लेते हैं। और तकरीबन इन सब पूरे में उनका जो खर्चा आया, इस पूरे 84 घंटे का जो सफ़र रहा उनका, वहाँ से निकलने से लेकर लौटने तक की, उसमें महज 20,000 रुपये खर्चा है। सोचिए 8 लोगों में 20,000 खर्चा आया, तो काफ़ी मुझे लगा सस्ता भी है एक तरीके से देखा जाए। और सबसे अच्छी बात क्या, इनमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी। देखिए यही मैं कह रहा था कि जनता का मैनेजमेंट अगर हो ना, पब्लिक का मैनेजमेंट हो, तो आपको भीड़ कितनी भी हो जाए वो मैनेज कर ले जाएंगे। 8 लोग निकले थे, 2 लोग हर बार बोट चलाते थे, बाकी लोग आराम कर रहे होते थे। इस तरीके से नॉन स्टॉप इनका सफ़र चलता रहा, बिना रुके और बिना थके। लोग आराम रिलैक्स से पहुँचे, दर्शन किए, वहाँ पे नहाया और अपना जो पूजा अर्चना करना था करने के बाद में वो लौट भी लिए, रात रात में सफ़र कर लिए, रुके भी नहीं, कोई नॉन स्टॉप, मतलब कहीं कोई रुकावट नहीं थी। और सभी लोग आराम करते हुए भी गए हैं कि 2 लोग बोट चला रहे हैं, बाकी लोग रिलैक्स कर रहे हैं। और जब पहुँच गया तो ये देखने वालों को भी आश्चर्य हुआ कि आप समझिए कि इनको 5 किलोमीटर पहले रोका गया संगम से, क्योंकि वो जो पुल पड़ती है, पीपे वाली पुल पड़ती है, उसको पार नहीं कर सकते हैं। वहाँ से 5 किलोमीटर वो चल के आए, उन्होंने अपना नहाया वहाया, उसके बाद निकल भी गए।
रास्ते में उनको कहीं कोई अवरोधक नहीं मिला, कोई परेशानी नहीं मिली, तो आप अगर सही मैनेजमेंट के साथ में कहीं भी जाने के लिए तैयारी करेंगे तो आप, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस कुंभ के में एक सबसे अच्छी खबर यही सामने आई, जिसमें यात्रा करते हुए इतने कम लागत में और इतने आराम तरीके से जिन लोगों ने दर्शन कर लिया। मतलब शिकायतें सबको हैं, लेकिन शिकायतों का समाधान निकालना भी अपना ही जिम्मेदारी होता है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन लोगों ने अपने तरीके से अपना रास्ता निकाला कि जब देखा कि सारी समस्याएं, बस अड्डे फुल हैं, ट्रेन फुल हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं भगदड़ हो रहा है, कहीं अफरा तफरी हो रही है, उस बीच में एक ऐसी खबर जब आती है तो वाकई में दिल खुश हो जाता है। लगता है कि हाँ, वाकई में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको समस्या में समाधान निकालना आता है। जी, और बिल्कुल इसी समस्या के समाधान से हमें सीखना भी चाहिए और इसी तरह से जो भी आगामी होने वाले जो भी इवेंट्स होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें कदम उठानी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ बात करने के लिए, और अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।